Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So again इंडियन इकोनॉमी का आज लेक्चर बहुत दिनों बाद आया है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया है। इन्फ्लेशन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगी। ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। इसमें हम इन्फ्लेशन के टर्म्स को, कॉजेज़ को और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वो करेंगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से। तो देखिए, जो भी चीज़ हम मार्केट में ख़रीदते हैं, एक जनरल लेवल पे चीज़ें लेके चलते हैं, जब उनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ों का, सिर्फ एक चीज़ का नहीं, ओवरऑल मार्केट में जो चीज़ें उनका रेट बढ़ जाएगा, तो हम उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। मतलब बेसिकली कि जो अमाउंट ऑफ मनी होता है किसी भी नेसेसिटी के अमाउंट को ख़रीदने के लिए, जब उनके प्राइस राइज में इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सर्विस जिसको हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप सिंपल जो है एजुकेशन सर्विसेज की बात कर ले, तो एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, उसी की सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि प्रेजेंट रेट था उससे कई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि हार्मफुल इम्पैक्ट क्यों होता है इसका, कि भाई देखो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कहते हैं कि जो वेजेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो अच्छी बात होता है ना कि मार्केट में मनी है, तो फिर क्यों ये हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो एक करेंसी होती है ना, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो डाउनवर्ड चली जाती है। मतलब कि आप ये देखो कि $1 जो होता है उसमें अभी कितना चल रहा है, 70 से 75 रुपए का कुछ चल रहा है। ठीक है, तो $1 से आप जो है वो चीज़ खरीद रहे हैं, और एक आप 70 to 75 रुपीज़ में एक चीज़ खरीद रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है कि वो वाला जो $1 है वो मजबूत हुआ ना, कि मतलब आप $1 से बस इतना सारा अमाउंट खरीद सकते हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ छोटा सा सामान खरीदने के लिए 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके का जो होता है, उससे क्या होता है कि करेंसी जो होती है उसकी डिवैल्यू हो जाती है अगर किसी मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होता है उनके दो कोजेस होते हैं, मतलब दो रीजंस होते हैं। एक होते हैं इंटरनल रीजंस और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है, अगर किसी उसमें आपने देखा होगा, शायद उस टाइम आप कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, तो ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसमें प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, जिसका कि मोदी गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया था कि भाई 2014 में मोदी गवर्नमेंट आएगी और महंगाई जाएगी, इस तरीके के उस टाइम स्लोगन्स दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी प्राइस जो होती है जब उसमें राइज होता है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होता है, तो वो चीज़ें भी महंगी हो जाती है और इन्फ्लेशन आ जाती है। उसी के बाद जब हायर वेजेस या लेबर कॉस्ट मिलने लग जाते हैं, अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, आप अभी 25,000 रुपये कमाते हैं, आपकी सैलरी सीधी हो गई 1 लाख रुपये, आपके पास 75,000 रुपीज़ ज़्यादा है, तो आप जो है थोड़ी सी जो कटौती किया करते थे, कंजूसी किया करते थे किसी चीज़ को, सामान को खरीदने में, अगर वो 10 रुपये एक्स्ट्रा में भी मिल रहा होगा तो आप कहेंगे यार बहुत पैसा खरीद लेंगे, तो वो क्या होगा कि आपके हाथ में पैसा है, तो आप चीज़ों की कीमत को बढ़वाएंगे, उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसी के साथ जो क्रेडिट और मनी सप्लाई होती है, सेम वही फिनोमिना कि लोगों के हाथ में पैसा है तो वो रेट बढ़ रहा है, और उसी के साथ जो बिजनेस टैक्सेस होते हैं, जैसे कि वैट हो गया, वो इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंटरनल कोजेस। फिर आते हैं एक्सटर्नल कोजेस। अगर मार्केट के अंदर, जो वर्ल्ड मार्केट है उसके अंदर ऑयल के प्राइसेस या गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर पेट्रोल बढ़ जाएगा, वो तो वैसे भी अभी बढ़ा हुआ है, बट वैसे एक जनरल वे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कोई चीज़ हो रही है तो हमारी कंट्री पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो भी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है उसका इन्फ्लेशन होना, वहीं मार्केट में ही इन्फ्लेशन है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसका डेप्रिसिएशन हो जाना, मतलब हमारा जो मनी है, रुपी है, उसकी वैल्यू अगर डॉलर के कंपैरिजन में और कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो इन्फ्लेशन हो जाती है। और उसी के साथ अदर कंट्रीज जो है, अगर उसमें इन्फ्लेशन चल रही है तो उसका असर आपको अपनी कंट्री के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब किस किस तरीके की इन्फ्लेशन होती है इनको मैं डिटेल में बताऊंगी। जस्ट एक ब्रीफ यहाँ पे कि सबसे पहले आप देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यही चीज़ कि आप जो है, इतना आपके पास पैसा है, कोई एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा ना, तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का अमाउंट जो होगा, जो भी प्राइस होगा वो इंक्रीज़ कर देगा। तो आपकी डिमांड की वजह से जो है, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। वहीं पे होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे बेसिकली कि
जो कॉस्ट लग रही है उस चीज़ को बनाने के लिए वो ही पहले से महंगे हो गई हैं, जो फैक्टर्स है वो महंगे हो गए हैं, तो इस वजह से उस प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, डेट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन, जिसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। जस्ट आप यहाँ पे ये समझिए अभी कि इन्फ्लेशन रेट्स के अंदर जो टेम्परेरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, तो सिर्फ जो मेन चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास वो रह जाती है इन्फ्लेशन के लिए, तो उसको आप कोर इन्फ्लेशन कह देंगे। फिर हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन जो है वो 1000% एक ईयर में बढ़ रही है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है कि जो भी इम्पोर्ट आ रहा है वो ही बढ़ के ही आ रहा है रेट उसका जो है जिस भी प्रोडक्ट का, तो वो क्या होगा आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होगा। और वो किसकी वजह से होता है, जब हमारी मनी, हमारा जो रुपी है उसका डीवैल्यूएशन हो जाता है। फिर आता है वेज इन्फ्लेशन की, अगर कोई पर्सन है उसके हाथ में ज़्यादा वेजेस आ रही है तो वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदेगा, तो वो आपका वेज इन्फ्लेशन हो जाएगा जब किसी की रियल वेज बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स देखते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डिटेल में हम जो नेक्स्ट वीडियो है इसको भी करेंगे, बस अभी एक आवर टर्म देखिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वो एक ऐसा मेजर होता है जिसमें कि इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसका प्राइस लेवल मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए कंजम्पशन बास्केट जो एक एवरेज कंज्यूमर की होती है, उस बास्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनका रेट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इस बेसिस पे जो मेजरमेंट की जाती है प्राइसेस की किसी प्रोडक्ट की, उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। फिर सेकेंड टर्म आता है यहाँ पे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ, प्राइसेस का इंक्रीज होना। डिफ्लेशन का मतलब हो गया प्राइसेस का डिक्रीज होना। तो अगर एक इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि डिफ्लेशन हो जाएगा आपका, और एक एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो 0% से कम हो जाता है, तो वो आपका डिफ्लेशन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसइन्फ्लेशन। मतलब कि डिसइन्फ्लेशन इज बेसिकली जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट जो उसका रेट है वो कम हो गया है, जैसे 5% से 2% तक बस इन्फ्लेशन हो रहा है। प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं बट एक स्लोअर रेट पे बढ़ रही है। 1 मिनट गाइस। हाँ जी, तो उसके बाद जो आ गया अपना हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे, तो इकोनॉमी की जो करेंसी होती है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि यार इतनी महंगी चीज़ें, तो वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाएगा। फिर आता है इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि जो एक एवरेज प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज चेंज हो रहा है वो किस एनुअल रेट से हो रहा है, कितना उसमें बढ़ाई हो रही है उस प्राइस लेवल पे, वो आपका इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। फिर आता है यूनिट लेबर कॉस्ट, मतलब कि ये बताता है कि एक जो लेबर है आप उसको जो वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी के अलाउंसेस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को मिला के एक लेबर की क्या कॉस्ट पड़ती है टोटल, तो वो आपका यूनिट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। ये वाला जो है जो टर्म है ये आपको बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये टोटल लेबर कॉस्ट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी, जो एम्प्लॉयर्स के पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और उसी के साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स होते हैं उनकी क्या कॉस्ट होती है, कितना इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो प्रोडक्शन में जा रहा है लेबर कॉस्ट का, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट लेबर कॉस्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन होती है वो वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई, वो बस यहाँ पे डिटेल में है कि इन्फ्लेशन क्या बता रहा है आपको कि गुड एंड सर्विसेज का एक टाइम पीरियड में क्या चेंज हो रहा है। अब ये हो गया 3 तरीके का, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन। डिमांड पुल में क्या, ये देखिए कितने सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ये जो पर्सन था जो ये सामान बेच रहा था, इसने 100 रुपये का वो सामान बेचना था, पर उसने देखा इतनी लंबी लाइन है यार, मेरे तो प्रोडक्ट बिक ही जाएंगे चाहे मैं कुछ भी कीमत लगा लूँ, तो उसने क्या कर दिया, 100 रुपये से वो 150 रुपये का कर दिया। वहीं पर कॉस्ट पुश में क्या हुआ कि जो हीलियम भरी जाती थी बैलून्स के अंदर, वो पहले 10 रुपीज़ की आया करती थी, अब वो 20 रुपीज़ की आने लग गई। तो ये जो बैलून सेलर है इसके पास तो कोई वही नहीं बचा ना यार, ऑप्शन ही नहीं बचा, इसको तो इसके अंदर हवा भरनी है। तो ये भी क्या करेगा, बैलून जो 5 रुपीज़ में बेच रहा था उसको 10 रुपीज़ में बेचना शुरू कर देगा। ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। और वहीं पर क्या होगा, बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक पर्सन है उसकी वेजेस बढ़ी, अगर वो वेजेस बढ़ेगा तो वो प्राइस भी ज़्यादा दे सकता है, तो उससे प्राइस भी इंक्रीज हो गई। ये आपका बिल्ट इन हो गया। व्हेन प्राइस राइज वेजेस राइज टू इन ऑर्डर टू मेंटेन लिविंग कॉस्ट। तो ये आपके तीनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन में मतलब कि बहुत ज़्यादा तो हो ही रहा है, उसके साथ रैपिड भी हो रहा है कि 1 सेकेंड में इन्फ्लेशन इतनी जल्दी बढ़ रही है। तो जब वेरी रैपिड इन्फ्लेशन
हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है रिड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं, एकदम से बूस्ट। तो ये क्या हो गया आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होती है वो 10% से ज़्यादा रेज करते हैं और इकोनॉमी जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है और गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं उनमें लोगों की क्रेडिबिलिटी होती है, एक विश्वास जो होता है वो गुम हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ तो रही है पर वो होता है ना, बच्चा सरक सरक के चलता है, थोड़ा थोड़ा सरक रहा है, इस तरीके से क्या हो गया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, क्रीप करना मतलब कि। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें जनरल प्राइस ड्राइवर जो है वो राइज तो हो रहा है बट वो स्लो रेट पे हो रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली 2% पर एनम पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गई। एक चीज़ मैंने शायद कल भी पूछी थी और आज भी मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन, कि आप मेरे को ये बताइए कि जो आरबीआई है उसने हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो क्या सेट कर रखा है। आगे आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी, बट फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिए। उसी के साथ आता है मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होती है वो बहुत कम होती है और सिर्फ रेंज जो इसकी होती है वो 1 से 20% होती है, जिसको मॉडरेट इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है बोटल नेक इन्फ्लेशन। इसका आप एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, अभी कोरोना के टाइम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स बंद हो गए थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पंजाब से दिल्ली के अंदर कोई चीज़ आनी थी तो वो क्या हुई कि बॉर्डर क्लोज कर दिए गए। यहाँ पे क्या हो गया, एक बोटल नेक हो गया, मतलब कि सामान तो है, यहाँ से भी सामान आएगा और यहाँ जाएगा भी, बट यहाँ बीच में जो है कोई रुकावट आ गई तो सामान यहाँ तक तो आया बट अब यहाँ नहीं आ पाया। तो क्या होगा कि यहाँ पे सामान जो होगा वो कम पड़ जाएगा, तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों के बीच मारा मारी होने लग जाएगी उस सामान के लिए, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बीच में रुकावट आई की वजह से जो एक इंक्रीज हुआ प्राइस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, बोटल नेक इन्फ्लेशन कहेंगे। ये जो है मतलब कि जब होती है इसमें बेसिकली सप्लाई जो होती है वो ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, मतलब सप्लाई नहीं हो पाती है, डिमांड जो होती है वो सेम लेवल पे रहती है, जिसकी वजह से मतलब डिमांड उतनी थी, बड़ी नहीं थी, बट वो सप्लाई नहीं आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड जो थी वो एक्सेस दिखने लग गई मार्केट के अंदर कि हाँ एक्सेस डिमांड है, क्योंकि सप्लाई नहीं है वहाँ पे। तो क्योंकि सप्लाई मैच नहीं हो पाई तो इसकी वजह से सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स की वजह से, हैजार्ड्स की वजह से या किसी मिस मैनेजमेंट की वजह से जो इन्फ्लेशन होते हैं वो आपकी बोटल नेक इन्फ्लेशन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कोर इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं इन्फ्लेशन के अंदर, तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके अंदर चेंजेस को हटाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेदर प्रॉब्लम आ गई, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस टाइम पीरियड में ये कहेंगे कि नहीं यार, आप जो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए इन्फ्लेशन हुई है उसको हम माइनस कर देते हैं और जो मेन एरिना के अंदर इन्फ्लेशन आई है सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं फूड के और एनर्जी सेक्टर के, उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और ये पॉइंट जो आप अपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखेंगे कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर किसके प्राइसेस को एक्सक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे फूड एंड एनर्जी को, क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है, इसका प्राइस एकदम से बढ़ता है अगर थोड़ी सी भी सप्लाई की और वो दिक्कत हो जाती है। तो अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो जो लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं उसके ऊपर इसका असर दिखाई नहीं देगा और फिर क्या होगा, कोर सीपीआई हो जाएगा, मतलब कि इन्फ्लेशन जो होगा वो कोर लेवल का हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है उसमें जो लूज़र्स को निकल के आते हैं और विनर्स को निकल के आते हैं, मतलब कि किसको नुकसान होता है और किसको फ़ायदा होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी जस्ट आप एक ब्रीफ देख लीजिए यहाँ पे। तो लूज़र्स क्या होते हैं कि जो सेवर्स होते हैं, मतलब मैं कहीं नौकरी नहीं कर रही मान लो, और मैं बैठी हुई हूँ अपने 3-4 हज़ार रुपये जोड़ के और मैं उसी से अपना खर्चा चला रही हूँ और उसमें से एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो यार मेरे ऊपर तो खर्चा आ गया ना कि मेरे पास कोई इनकम भी नहीं आ रही है, जो मेरी सेविंग्स है वो भी जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊंगी, लूजर हो जाऊंगी, ठीक है। उसी के साथ जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो कि एक फिक्स इनकम उनको 5,000 आनी ही आनी है, रिटायरमेंट जो पेंशन आनी है, उसके अलावा उनके पास कहीं से नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उन पे नुकसान आएगा। जो वर्कर्स होते हैं जो कि फिक्स इनकम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसी के साथ जो बोरोअर्स होते हैं जो कि वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे को उधार लेते हैं, उनका यहाँ पे नुकसान होगा। होल इकोनॉमी, अगर एक जनरल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से देखते हैं तो होल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे सफ़र करेगी और जो एक्सपोर्टर्स होंगे वो लेस कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बन जाएंगे। वहीं पे जो विनर्स होते हैं उनके लिए, मतलब कि किसको यहाँ पे मज़े होते हैं, तो जो डेप्टर्स होते हैं जो कि फिक्स पेमेंट प्लान्स उनके पास होते हैं तो उनके मज़े होते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो होते हैं जिनका कि हाई पब्लिक सेक्टर डेप्थ होता है, तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को। उसी के साथ जिसके पास फिजिकल एसेट्स है, लैंड्स है, ओनर्स है, तो प्रॉपर्टी का अगर मान लो कि रेंट बढ़ गया तो उससे उनके तो मजे हो गए ना कि उनको तो बढ़ा हुआ किराया आने लग गया। उसी के साथ जो है फार्म्स जो हु कैन कट रियल वेजेस, जो रियल वेजेस को कट करते हैं इन्फ्लेशन में, इनको सबको डिटेल में बताऊंगी आगे। तो ये जो हो गया आपका वो फार्म्स विनर और लूजर हो गए। तो ये जो है आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इन्फ्लेशन को ख़त्म करेंगे। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था और जो मेन पॉइंट्स है ना इसमें, डेफिनेशंस हो गई, सीपीआई क्या है, टर्म्स क्या है, कॉस्ट पुश क्या है, डिमांड पुश क्या है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम में अभी हम रह रहे हैं ना, इसमें इन्फ्लेशन, आप पेट्रोल का देखिए 100 रुपये लीटर हो रहा है और दूध को भी कह रहे हैं कि 100 रुपये लीटर होने वाला है। तो ये वाले जो टर्म्स है ना आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।